नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे पूर्वी भारत के वर्मन वंश के बारे में, या फिर आप इन्हें ये बोल सकते हैं कि कामरूप का वर्मन वंश के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे भौमाकार वंश के बारे में, और उसके बाद सोम वंश के बारे में, जो कि पूर्वी भारत के राजवंश थे। अब ये जो वर्मन वंश था, ये आपका कामरूप यानी आधुनिक असम, ठीक है, आधुनिक असम को उस समय पूर्व मध्यकाल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में उड़ीसा, जिसको कलिंग के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये पूर्वी भारत के राजवंश हैं, ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे इनके वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। ऐसे तो अपने आप में इस जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको विस्तार से भी बताऊंगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। पूरा पेपर हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं वर्मन वंश के बारे में। कामरूप का वर्मन वंश, अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाने, क्योंकि भाई मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना यह है कि इतिहास हमें जो मिलता है, हमारे इतिहासकारों ने हमें जो इतिहास दिए हैं, वो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरणों के अंतर्गत हमें हमारा प्राचीन इतिहास मिला हुआ है। अब आप ये कहेंगे भाई वो कैसे? जैसे कि अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो स्तंभ हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है ना, स्थापत्य कला हो गई, इनके अंतर्गत प्रस्ती हो गए, अभिलेख हो गए, इनके अंतर्गत ये जो हमें पुराने समय में राजा और राजवंशों से संबंधित मिले हैं, हमारे इतिहासकारों ने उन्हीं के आधार पर प्राचीन इतिहास को निर्मित किया है, और उसी के आधार पर हम और हमारे आने वाले और जो अब आप लोग हैं वो सब उन्हीं के आधार पर इस इतिहास को जानते हैं। साहित्यिक स्रोत के आधार पर आप ये कह सकते हो कि राजा हैं, ठीक है ना, राजा हैं, वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, इनके आधार पर कि कौन कौन से शासकों के साथ में या उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कौन कौन सी रचनाएं की, उनके आधार पर भी हमें इन राजाओं के और उनसे संबंधित राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और हमारे इतिहासकारों ने भी उसी जानकारी के आधार पर कुछ विवरण पुरातात्विक, कुछ विवरण साहित्य से, और कुछ विवरण विदेशी यात्रियों के विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण से कैसे? जो भी विदेशी यात्री भ्रमण के लिए भारत आए, चाहे वो यूनान से हो, मिस्र से हो, ठीक है ना, अरब से हो, चाइना से हो, ठीक है, उन भ्रमणकारी जो विद्वान थे या यात्री थे, उन्होंने जो विवरण भारत देश के लिए या उनके उस समय जो शासक थे, जो शासन करते थे, उनके समय की जो घटनाएं उन्होंने अपने द्वारा लिखित ग्रंथों में दी हैं, उनसे हमारे देश के राजा और उनके राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए उनके विवरणों से भी हमें प्राचीन इतिहास की हमारे की जानकारी मिलती है। तो उन्हीं के आधार पर ये इतिहास लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो आपको समझाने का जो तात्पर्य है, मतलब है, वो यही है कि आखिर हमें इतिहास की जानकारियां मिलती किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्मन वंश के बारे में अगर हम जाने तो हमें इसका इतिहास सबसे पहले मिलता कहां से है,
ये जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपरों में अगर मैं आपको उदाहरण के आधार पर ये कहूं कि भाई पेपरों में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे कि शुरू करने से पहले अगर मैं आपको उदाहरण के आधार पर क्वेश्चन बना के दूं, जैसे कि आप यहां पर ये लगा लीजिए कि अगर क्वेश्चन यहां से देखो कि जो चीनी राजदूत था वांग, क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि किस राजा के समय में चीनी राजदूत की सहायता की, या किस राजा ने चीनी राजदूत की सहायता की, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि वांग जो राजदूत था उसकी सहायता किस राजा ने की, या उस समय कौन सा शासक था, या फिर वांग किस वंश के दौरान दूत बनकर गया था, ठीक है, या किसके समय में वांग वहां पर भ्रमण के लिए आए थे। इस तरीके इसी आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चनों के शब्दों को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं, आधार यही रहेगा, लेकिन उसके शब्द एग्जामिनर सिर्फ चेंज कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं वर्मन वंश। वर्मन वंश का जो इतिहास है, सबसे पहले हमें मिलता है प्रयाग प्रस्तुति। प्रस्तुति कौन थे? समुद्रगुप्त जी के द्वारा, समुद्रगुप्त जी के समय में मिली हुई, क्योंकि जो प्रयाग प्रस्तुति है वो समुद्रगुप्त जी की है। इन्हीं की प्रस्तुति से हमें सबसे पहले कामरूप के वर्मन वंश, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्मन वंश की जानकारी हमें यहां से मिलती है। दूसरा, अवसड अभिलेख में, अवसड अभिलेख, कौन सा अभिलेख? अवसड अभिलेख में हमें महासेन गुप्त ने, अवसड अभिलेख ये जानकारी देता है उसके मुताबिक कि कामरूप के महासेन गुप्त ने लोहिल, लोहिल मतलब ब्रह्मपुत्र पर विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। ये जो जानकारी, यानी अब मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वर्मन वंश की सबसे पहले इतिहास की जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति से हमें मिलती है। दूसरा, अपसड, अपसड अभिलेख हमें बताता है कि महासेन गुप्त ने लोहिल पर विजय प्राप्त की थी। लोहिल मतलब ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र कहां पे है? ब्रह्मपुत्र कामरूप, कामरूप असम में, ठीक है। तो हमें अब इसके इतिहास की जानकारी कहां से मिली? यहां से अपसड अभिलेख से ये जानकारी मिली कि ये जो राजा थे ना, ये महासेन गुप्त, इन्होंने भी ब्रह्मपुत्र पर यानी कि लोहिल पर विजय प्राप्त की थी, यानी ब्रह्मपुत्र कामरूप, या फिर उसे असम आप बोल सकते हैं आधुनिक। यहां से भी हमें जानकारी मिल गई हमें इसके इतिहास की कि भाई वहां कामरूप था पूर्वी भारत में। इसके जो राजा थे वो कौन थे? सुस्थित वर्मन, सुस्थित वर्मन को इन्होंने हराया। भाई ये जानकारी, ये जो अभिलेख है ये जानकारी देता है कि महासेन गुप्त ने ब्रह्मपुत्र पर विजय प्राप्त की, जिसका नाम लोहिल था उस समय। इसके जो राजा थे वो सुस्थित वर्मन थे, इनको इन्होंने हराया था। यहां पर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी हम इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अभिलेख है निधनपुर, ये निधनपुर अभिलेख है, ये भी राजा का उल्लेख करता है। कौन से राजा? सुस्थित वर्मन का यह उल्लेख करता है। अब ये भी, यानी कि अगर सुस्थित वर्मन का नाम अगर आया है इस अभिलेख में, तो इससे यह साबित होता है कि निधनपुर अभिलेख भी कामरूप के जो राजा का नाम है, तो इससे यह साबित हो गया कि कामरूप यानी कि असम पर इन राजाओं का अधिकार था, ठीक है।
मैं अब केवल आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से अभिलेख में किस प्रकार से राजा के नाम आए हैं, तो उससे यह साबित होता है कि उस समय वहां पर कामरूप पर इन राजाओं का अधिकार था। ठीक है, इनका जो प्रमुख राजा था या प्रतिष्ठित राजा था, जो शक्तिशाली राजा भी आप कह सकते हैं, वो पुष्यवर्मन था इस वंश का। ठीक है, वर्मन वंश का। ठीक है, अब इसके बाद में हेनसांग, हेनसांग जो हर्षवर्धन जी के समय में आए थे, ये भी अपने विवरण में क्या कहते हैं, सुस्थित वर्मन के पुत्र के समय, इनके विवरण से भी हमें असम के, आधुनिक असम के विषय में जानकारी मिलती है। वो ये मिलती है कि ये जो हेनसांग है वो इनका पुत्र, किसका, सुस्थित वर्मन के जो पुत्र थे उसके समय में, यानी 643 ईस्वी में ये कामरूप गए थे, भ्रमण के लिए ये गए थे। यानी ये भी कहते हैं कि हाँ, पूर्व में वर्मन वंश था, उसका राजा ये था, उसका जो पुत्र था उसके समय में हेनसांग भ्रमण के लिए 643 ईस्वी में गए थे। इनका जो राजा था, इनके बाद में भास्कर वर्मन था। और भास्कर वर्मन, जब भास्कर वर्मन था तो चीनी यात्री कौन था, हेनसांग। इन्होंने इस भास्कर वर्मन को कुमार कहकर पुकारा था, यानी कि ये इन्हें कुमार कहते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी है ये इनके इतिहास की है कि हाँ भाई, इतिहास में हमें ये अभिलेख वर्मन वंश के बारे में जानकारियां देते हैं। अगर इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं तो अब आप आसानी से जवाब दे दोगे कि प्रयाग प्रशस्ति, निधनपुर अभिलेख और अपसड अभिलेख और हेनसांग के विवरणों से हमें कामरूप के वर्मन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, आसान शब्दों में बड़ी सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। चैनल भाई मेरे प्यारे साथियों नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है, और समझने की ज्यादा कोशिश करें। ठीक, अब हम जानकारी लेंगे कि वर्मन वंश का भास्कर वर्मन थे, उनको चीन यात्री क्या बोलते थे, कुमार। अब ये क्या थे, इन्होंने हर्षवर्धन के समय में क्या थी, कन्नौज और प्रयाग में सभाएं हुई थी। ये कौन थे, ये हर्षवर्धन के मित्र थे। भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के मित्र थे। ठीक है ना। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, प्रयाग परिस्थिति के अनुसार जो हमें कामरूप का वर्मन वंश मिलता है, ये कौन था, ये समुद्रगुप्त का कर देने वाला राज्य था। समुद्रगुप्त के समय में कर देने वाला राज्य था। और हर्षवर्धन के समय में भास्कर वर्मन हर्षवर्धन का मित्र था। जब हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में सभाएं की थी तो ये उन सभाओं में शामिल हुए थे। अब हर्षवर्धन जी के मित्र क्यों हुए थे, क्योंकि बंगाल पर शशांक यानी गौड़ नरेश शशांक जो कि बंगाल पर शासक थे, उनके आक्रमणों से परेशान होकर, शशांक से परेशान होकर ये कन्नौज के हर्षवर्धन से मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उनका अब बन गया मित्र राज्य। ठीक है, और मित्र राज्य हुआ तो हर्षवर्धन जी ने जब कन्नौज प्रयोग में सभाएं करी थी तो ये उनमें शामिल हुए थे। अब क्या करते हैं, ये हर्ष के मरने के बाद जो वांग यात्री हैं, चीनी यात्री थे वांग, ये जो भास्कर वर्मन है उस चीनी राजदूत की सहायता करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि वांग की सहायता किसने करी थी, तो भास्कर वर्मन ने ही चीनी राजदूत वांग की सहायता की थी। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए, जब साथी की बात चल रही है तो हर्षवर्धन के समय में दो चीनी राजदूत या शिष्टमंडल भारत आए थे। आए तो 3 थे।
दो तो आए थे हर्ष के जीवन काल में, और एक जो आया था वो हर्ष के मरने के बाद आया था। तो मेरे प्यारे साथियों, भास्कर वर्मन जिस चीनी राजदूत की सहायता करते हैं, संभवतः संभवतः ये वही वांग राजदूत होगा जो कि हर्ष के बाद में आया होगा, संभवतः, क्योंकि ये भास्कर वर्मन हर्ष के मरने के बाद इस चीनी राजदूत की सहायता करते हैं। और करण सुवर्ण में भूमि दान करते हैं। करण सुवर्ण कहां पे है? कन्नौज में। ये कहां पे है? ओ सॉरी, कन्नौज नहीं, बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में। तो वहां पे ये भूमि दान दिया था इन्होंने। भास्कर वर्मन के बाद में कामरूप पर, अब भाई भास्कर वर्मन के बाद यानी भास्कर वर्मन के पश्चात या उनके अंत के बाद में क्या है? कामरूप पर साल स्तंभ नामक एक व्यक्ति ने एक नए राजवंश की नींव रखते हैं ये साल स्तंभ जो है भास्कर वर्मन के बाद। लेकिन 9वीं सदी में जो ये इन्होंने नया राजवंश करा था वो 9वीं सदी में ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हमें इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो ये कि 8वीं सदी के मध्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ था श्रीहर्ष, जिसका नाम था श्रीहर्ष। अब मेरा यहां पर समझियो, ज्यादातर मेरे प्यारे साथियों जो राजा थे वो असम के अंदर ही राज करते थे, असम के आंतरिक राज्य करते थे। कुछ राजा ही थे जो कि असम से बाहर निकले थे, उनमें से एक थे श्रीहर्ष। इन्होंने करा था ओद्र, कलिंग, दक्षिणी कौशल पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये शक्तिशाली राजा थे। अब ये जो श्रीहर्ष थे ये नेपाल के राजा कौन थे? नेपाल के राजा के ससुर थे। ये जो श्रीहर्ष हैं ये नेपाल के राजा के ससुर थे। ये जो श्रीहर्ष है नेपाल के राजा के, ठीक है। और 9वीं सदी में कामरूप का जो इतिहास है, यानी कामरूप का असम का जो इतिहास है वो उतार चढ़ाव में होता है। कभी यहाँ पर भास्कर वर्मन, तो अब देखो यहाँ पर श्रीहर्ष का राज आ गया, और श्रीहर्ष के बाद में 9वीं सदी में यहाँ पर तीसरा राजवंश और हो गया था। ठीक है, 9वीं सदी में क्या हुआ? तीसरे राजवंश का यहाँ पर शासन होता है। 9वीं सदी में तीसरा राजवंश यहाँ पर आ जाता है। और 1050 ईस्वी में इस वंश का एक राजा कौन था? ब्रह्मपाल। अब देखो भैया, 9वीं सदी में कामरूप पर तीसरा वंश होता है जो कि 1050 ईस्वी में होता है। इस वंश का राजा होता है ब्रह्मपाल, और उसका पुत्र कौन था? रतनपाल। ये होते हैं अब कामरूप पर शासन करने वाले। ठीक है, कामरूप पर शासन करने वाले। ठीक, इसके बाद में क्या होता है? 1205 ईस्वी में खिलजी ने, जो कि बख्तियार खिलजी है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या करा? तिब्बत पर आक्रमण किया था 1205 ईस्वी में। तभी क्या होता है? कामरूप के जो लोग थे ना, जिनको बोलते हैं असमानियों ने उनका पुल काट दिया। यानी कि सेना, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की जो सेना तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए गई थी, तभी असम वासियों ने जिस पुल से गई थी उस पुल को काट दिया। इससे क्या हुआ कि खिलजियों की सेना में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पहाड़ी क्षेत्र होने के लिए, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था अपने आप में। ठीक है, तो इसमें क्या था? पूर्वी भारत, पूर्वी तिब्बत और चीन के बीच की ये कड़ी था, समझो था, वो कड़ी था और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 1253 ईस्वी में ओमोसान लोग जो है, 1205 ईस्वी में
खिलजी पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में इन तीनों पर 1253 ईस्वी में ओहम जाति के लोगों ने, ओमोसान जाति के लोगों ने इस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है ना, किसको? कामरूप को। ओमोसान जाति के लोगों ने 1253 ईस्वी में इस क्षेत्र को जीत लिया। और ये लोग आए कहां से? तो दक्षिण पूर्व असम से ये लोग आए थे। अब 1228 ईस्वी तक राज्य रहा। 1253 ईस्वी में इन लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहां पर 58 है। ठीक है, 1253 में ओमोसान जाति के लोगों ने इस क्षेत्र को जीत लिया, जो कि दक्षिण पूर्वी असम से आए थे, और इन्हीं लोगों ने इसे असम नाम भी दिया था। असम ओहोम शब्द से निकला हुआ शब्द है। और 1258 ईस्वी तक इनका राज्य रहता है। और 1662 ईस्वी में मीर जुमला, जो कि औरंगजेब का सेनापति था, मीर जुमला, उसने असम पर अधिकार कर लिया। 1662 ईस्वी में मीर जुमला, औरंगजेब का जो सेनापति था मीर जुमला, उसने असम पर अधिकार कर लिया। और 1825 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम के प्रमुख 1825 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। 1825 में फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। ये जो मैं जानकारी दी थी मेरे प्यारे साथियों, ये कामरूप यानी असम के बारे में जानकारी थी, उसके इतिहास के बारे में, कि भाई इतिहास में हमें उसकी जानकारी कहां-कहां से किस प्रकार से मिलती है। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के आधार पर बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनते। क्योंकि अब जो ये राजवंश चल रहे हैं, जिनके बारे में हम इन वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, वो छोटे छोटे राजवंश हैं। ठीक है, उन पे क्या ये थोड़े से अस्तित्व में आते हैं और कोई बड़ा राजवंश इन पे अधिकार कर लेता है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। असम के प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो इस पर शासन करने वाले सबसे पहले थे पुष्यवर्मन, उसके बाद बलवर्मन, उसके बाद गणपति वर्मन, उसके बाद नारायण वर्मन, उसके बाद चंद्रमुख वर्मन, और उसके बाद में शासन करते हैं सुस्थित वर्मन। इनके हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद भास्कर वर्मन, इनके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। उनके बाद में समुद्र वर्मन, उसके बाद कल्याण वर्मन, और इनके बाद शासन करने आते हैं महेंद्र वर्मन और भूति वर्मन, स्थित वर्मन और सुप्रतिष्ठ, क्या? सुप्रतिष्ठ वर्मन। ये थे मेरे प्यारे साथियों कामरूप के, कामरूप यानी असम के राजा या शासक, जो प्रमुख शासक थे उनके नाम थे। मेरे प्यारे साथियों, कामरूप से यानी असम से संबंधित पेपरों में इनसे अधिक नहीं पूछा जाता। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी। अब हम जानते हैं उड़ीसा के यानी पूर्वी भारत के राजवंशों के बारे में हम जान रहे हैं। तो उड़ीसा का भौमाकार वंश के बारे में, ये क्या था? कामरूप का वर्मन वंश, और ये है भौमाकार वंश। क्या है? भौमाकार वंश। इनके बारे में अगर हम जानकारी लें तो नल वंश के पतन के बाद कलिंग पर, नल वंश के पतन, नल वंश के खत्म होने के बाद कलिंग यानी उड़ीसा में विग्रह और मुदगल वंश का उदय होता है। क्या? विग्रह, मुदगल वंश और सोलोभद्र वंश का और भौमाकार वंश का उदय होता है। यानी कि उड़ीसा में एक साथ 4 राजवंशों का उदय होता है। कब होता है? नल वंश के पतन के बाद। इस वंश का जो सम्राट था वो शिवाकर देव द्वितीय था और इसकी रानी मोहिनी देवी थी। राजा शिवाकर देव द्वितीय और रानी मोहिनी देवी थी। इन्होंने क्या करा था? अपने शासन के समय में भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण किया था। इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी,
क्योंकि अब जो वंश है वो छोटे छोटे राजवंश हैं इतिहास में, इनके ऊपर कोई ना कोई बड़ा राजवंश या तो ये उदित होते थे और कोई ना कोई राजवंश इन पर हमला, इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में भी जानेंगे। तो फिलहाल इनके बारे में यही जानते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पे पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो मोहिनी मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। अन्य शासकों की अगर बात करें भौमाकार वंश की, तो शांतिकर प्रथम, शांतिकर प्रथम के समय में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर गणेश गुफा, कहां पर? उदयगिरी, उदयगिरी में है ये गणेश गुफा। इस गुफा का पुनः निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शांतिकर प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये जो गुफा है ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। इसके बाद में धौलागिरी पहाड़ियों पर, धौलागिरी की पहाड़ियों पर क्या है? अद्रकवर्ती मठ, अद्रकवर्ती मठ यानी बौद्ध मठ का निर्माण इन्होंने करवाया था धौलागिरी की पहाड़ियों पर। और इनकी रानी कौन थी? हीरा देवी, इनकी रानी थी हीरा देवी। और हीरा देवी के द्वारा 8वीं सदी में, हीरा देवी के द्वारा 8वीं सदी में हीरापुर नामक स्थान पर, हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, यानी 64 योगिनी मंदिर इन्होंने बनवाया था। और भौमाकार वंश के बारे में 6वीं और 7वीं सदी में, 6वीं और 7वीं सदी में स्थापत्य कला सर्वोच्च उत्कर्ष हुई थी, यानी उदित हुई थी और इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ था। विकास के अगर आधार पर हम बात करें तो स्थापत्य कला, जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य, इसमें क्या है? स्वर्णजलेश्वर, स्वर्णजलेश्वर, रामेश्वरम, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर और भरतेश्वर और शत्रुघ्नेश्वर और परशुरामेश्वर, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी ये उड़ीसा के भौमाकार वंश से संबंधित जानकारी थी और 64 योगिनी मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने, या जो शासकों के समय में महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनकी जानकारी हमने ली भौमाकार वंश से। इसके बाद में उड़ीसा पर राज करने के लिए आते हैं उड़ीसा का सोमवंश। सोमवंश के बारे में हम जानते क्या है, उसके बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि कलिंग पर सोमेश्वर ने कलिंग पर सोमवंशी राजा, कलिंग पर सोमवंशी राजा जिसका नाम था महाशिवगुप्त ययातिद्वितीय, क्या था? सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति राजा, यानी ययातिद्वितीय, जिसने 931 यानी मध्यकाल के समय हुए थे ये राजा, 931 ईस्वी में राजा बनता है। इसने क्या करा था? इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो ये कि भगवान जगन्नाथ के नाम जैसे भगवान जगन्नाथ के जिस प्रकार से मंदिर बना था उसी प्रकार इन्होंने भी भगवान जगन्नाथ के नाम जैसे मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, वरुणेश्वर, केदारेश्वर, वेताल, श्री शिश्रेश्वर और मार्कंडेश्वर, ब्राही और खिच्चाकेश्वरी, क्या है इसका नाम? खिच्चाकेश्वरी मंदिरों सहित, खिच्चाकेश्वरी मंदिरों सहित 38 मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? सोमवंश के जो राजा थे जिनका नाम था महाशिवगुप्त ययातिद्वितीय। ठीक है, याद कर लेना इसे कि इन्होंने इतने सारे क्या है कि इन्होंने भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही मंदिरों का निर्माण करवाया और 38 मंदिर बनवाए, 38 मंदिरों का निर्माण किया था।
सोमवंश की क्या है कि 1038 में सोमवंशियों की जब शक्ति कमजोर हुई तो सोमवंशियों को हराकर गंगवंश ने हरा दिया सोमवंशियों को, और उसके बाद गंगवंश का वर्चस्व या सत्ता इस पर स्थापित हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको कामरूप के वर्मन वंश से संबंधित और उड़ीसा के भौमाकार वंश से संबंधित और उड़ीसा के सोमवंश से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं और अपने आने वाली वीडियो में इन्हीं के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, पेपरों में किस प्रकार से आते हैं, उन्हें भी हम करके हल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।